नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका ज्योग्राफी का 8th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ये आपको कमेंट करके बताना है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल और वहां रहने वाले की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी, जो लोग थे उनकी। तो अब ये बेसिक सी चीजें हैं जो फोटोग्राफर थे और वन्य जीवों से संबंधित जो भी फोटो वगैरह थी, तो उनके बारे में। हमारा टॉपिक क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच में जो एक क्रिया है आपस में, वो हमारा टॉपिक है। तो अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यह है विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। तो अब ये कई चीजें हैं, इसमें हम यहां से पढ़ते हैं आगे। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भाई, उष्णकटिबंधीय कौन सा है? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इनके बीच का जो प्रदेश है उसको तो हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो अंध महासागर कौन सा हो गया? वही अटलांटिक महासागर। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जब कोई नदी किसी अन्य दूसरी जल राशि में, किसी भी दूसरे जल के अंदर जब मिलती है तो उसे हम कहते हैं नदी का मुहाना, यानी उसका मुंह है, वहां से वो मिल रही है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। देखिए, बेसिन क्या होता है? दरअसल नदी के आसपास का वो एक पूरा मैदानी प्रदेश जिसे वो नदी जो है वो कवर करती है। तो वो जो पूरा एक प्रदेश है उसको हम कहते हैं बेसिन। जो नदी और उसकी सहायक नदियों, जैसे ये मान लीजिए कोई नदी है और अब जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है, तो सिंधु बेसिन हम किसको कहेंगे? सिंधु और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, व्यास, सतलज, जो भी उसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो भी पूरा क्षेत्र कवर करती है उसे हम कहते हैं बेसिन। चाहे उसे मैदान कह लीजिए या पूरा आप वो क्षेत्र कह लीजिए। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? यह देखिए, यह आपके सामने चित्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, और इसमें यह कई कंट्री हैं, जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ये पेरू, बोलिविया, पेराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, तो और ये ब्राजील, ये हो गया इधर। तो इसमें देखिए अमेजन बेसिन। अब ये आपको जो भी ग्रीन सार ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा प्रदेश क्या कहलाता है? पूरा अमेजन बेसिन कहलाता है। यानी अमेजन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो घेरा गया एक स्थान है, जितना क्षेत्र वो कवर करती है, उस क्षेत्र में जो भी उस जो नदियां जितना क्षेत्र पूरा कवर करती है, तो वो सारा का सारा भाग कहलाता है अमेजन बेसिन। अब अमेजन की कई ये सहायक नदियां, ये सब लिख रखी है इसमें। सहायक नदियां क्या होती है? यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया बेसिन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये हो गया। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि चंबल बेसिन कौन सा है?
बनास बेसिन कौन सा है? तो चंबल बेसिन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी एक क्षेत्र है घेरा हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो चंबल बेसिन यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, बनास बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो ये 0 डिग्री देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से कहां निकलती है? ये। और फिर ये 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, क्योंकि दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसको हम मकर ही कहेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से 2 रेखाएं निकलती है, एक भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, और दूसरी आती है मकर रेखा। तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषक कौन होते हैं? जो खोजकर्ता वगैरह ढूंढते रहते हैं इधर उधर, इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। तो वो भी इसी प्रकार से पहनते होंगे वस्त्र। तो इस प्रकार यहां का नाम जो है वो अमेजन पड़ा। तो ये अमेजन नाम कैसे पड़ा? ये आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा किसी गाइड के अंदर, और ये इसमें है कि ये अमेजन नाम पड़ा कैसे। उसके बाद आता है जलवायु और वर्षावन। तो हम ये सब किसकी बात करें? अमेजन से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, और पूरे वर्ष यहां फिर जलवायु कैसी रहेगी? गर्म और नम जलवायु। गर्म इसलिए रहेगी क्योंकि भूमध्य रेखा पे है। नम क्यों रहेगी? क्योंकि इसके वैसे देखा जाए तो इधर उधर सब तरफ क्या, एक तरह से समुद्र है। यहां का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी है अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो ये यहां की जलवायु है अमेजन बेसिन की। इसके बाद में आते हैं वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहां की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहां की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहां केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, तो इस तरह के वातावरण में भी जो वनस्पति हो सकती है वही यहां पर बढ़ती है। परजीवी पौधों के रूप में यहां आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहां पाए जाते हैं। तो कई पक्षियों के नाम वगैरह हैं, बेसिक सी चीजें हैं कि जैसे जो कौन कौन से हो सकते हैं पौधे, आर्किड, ब्रोमीलाइड। और अगर जीव जंतुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें, टुकन, अब ये टुकन है, कितना क्यूट सा है ये, और गुंजन पक्षी है, और ये मकाओ है, बड़ी चोंच वाले हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ और चिंटी खाने वाले टेपीर भी यहां पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा और बोवा कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। तो ये कई इनके नाम हैं। और क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज जो है वो फालतू नहीं है। ब्रोमीलाइड जो होता है ये कैसा पौधा है जो अपनी पत्तियों के अंदर जल को संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और मेंढक जैसे प्राणी जो होते हैं वो इन जल के पॉकेट का क्या उपयोग करते हैं? अंडे देने के लिए। यह है टेपीर, और इसको आप चिंटी खोर भी कहते हो, यानी चींटियां खाता है ये।
इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। तो पिरान्या मछली होती है, इस पे कई मूवीज भी बनी होती है। मतलब अगर ये मछलियां 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे आदमी को साफ कर देती है, तो ये पिरान नाम से कई मूवीज भी है। तो ये दिखाया गया है जो मांस खाने वाली मछलियां होती है, तो ये भी कई यहां पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखिए, जैव विविधता किसको कहते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब ही होता है कि किसी क्षेत्र के अंदर, अब वो कितना भी बड़ा क्षेत्र हो सकता है, किसी क्षेत्र के अंदर जीव जंतु और वनस्पति, इन दोनों की कितनी ज्यादा वैरायटी पाई जा सकती है, कितने इनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। इसमें जीव जंतु भी आते हैं और पादप यानी वनस्पति भी आती है। अब जैसे वनस्पति के मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर 500 अलग अलग तरह की जो है वो इसमें पाई जाती है प्रकार की, 500 अलग अलग प्रकार की वनस्पति। और जीव जंतु जो हैं वो अलग अलग, मान लीजिए कुछ कि 500 700 600 700 से ऊपर जो है वो जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। तो ये चीज जो है, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। भारत के अंदर भी है बायोडाइवर्सिटी स्थल। वर्षा वन के निवासी, यहां के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहां के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। तो पुरुष शिकार करने का काम करते हैं और नदियों में मछलियां पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो है वो फसलों का ध्यान रखती है। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, या अनानास जो है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन और दहन कृषि पत्ती का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहां पे उगाई जाती है। तो अभी भरण तो इनका भोजन है, खान पान है, ये मछलियां वगैरह हो गई, या जैसे मान लीजिए फसलों में आप साग सब्जी वगैरह खुद ही उगा लेते हैं। कई बार शिकार नहीं मिलता या मछलियां नहीं मिलती, तो फिर अपनी साग सब्जियों से काम चलाते हैं। मुख्य आहार है इनका मैनियोक, या आलू की तरह ही जमीन के अंदर होता है। और ये कॉफी भी पीते हैं, मक्का है, कोको जैसी नकदी फसल भी यहां उगाई जाती है। ये कर्तन और दहन की पत्ती में क्या होता है, किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों से छोटे छोटे वृक्ष फिर से उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये चीज है। तो सिंपल सी चीज है, आप समझ गए कि उस भूमि को साफ करके और उस स्थान को क्या करते हैं, जला देते हैं, और फिर वहां पर फसलें वगैरह हो जाते हैं। जो पोषक तत्व वगैरह उस मिट्टी में मिल गए, फिर कुछ वर्षों तक उस भूमि का उपयोग करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर चल गए। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। तो वर्षा वन के अंदर अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं जो वर्षा वन होते हैं। तो कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले जो छप्पर होते हैं ऐसे घरों में रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं बड़े अपार्टमेंट वाले जैसे घरों में रहते हैं, जिनको हम मलोका कहते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वनों के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। तो अभी सिंपल सी चीजें हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो ये कैसे वनों का विनाश हो रहा है कि धीरे धीरे पेड़ काट रहे हैं, लोग बस रहे हैं, फिर आगे से आगे पेड़ काटते 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 फिर भूमि जो है वो बंजर होने लग जाती है। तो ये स्थिति वैसे हर जगह ही है, अमेजन की क्या हर जगह ही है। अब आ गया अपने भारत देश के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन कौन सा हो गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की और इनकी सहायक नदियों के द्वारा पूरा जितना क्षेत्र कवर किया जाता है, जल संग्रहित होता है पूरे क्षेत्र का, उसको हम कहते हैं बेसिन। तो यह 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो अब ये बेसिन दिखाया है इस चित्र के अंदर कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहां है। तो ये देखिए, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो भी सहायक नदियां इनमें मिलती है, उनके द्वारा पूरा जो एक निर्मित जल संग्रहित क्षेत्र है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो ये इधर से आ रही है, ये नहीं ऐसे, इधर से ये गंगा आ रही है, यहां आकर के ये मिल जाएगी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। तो इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। ये देखिए, चाप झील जो है इसको हम गोखुर झील भी कहते हैं, और पहले आई भी थी चाप झील के बारे में। आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि चाप झील कहाँ पाई जाती है। अब कहीं भी लिख सकता है, पहाड़ों में, पर्वतों में, गहरे स्थानों में या समतल मैदानों में। चाप झीलें कहाँ होती है? गोखुर झील समतल मैदानों में। तो ये इस तरह से जब नदी का बहाव होता है सर्पिलाकार, तो उसके कारण जो अवसाद इकट्ठा होता रहता है, तो फिर ये धीरे धीरे आप जैसे अलग से ये झील रह जाती है, यूं नदी, यूं मान लीजिए मार्ग ये हो गया तो अलग से ये झीलें सी रह जाती है यूं ऐसे। तो ये जो बाद में जो झीलें, इन्हीं को ही हम कहते हैं चाप झील या गोखुर झील। यहां की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो अभी वर्षा शुरू हो चुकी है, तो ये अब यही समय चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं? तो वहां के जो जितनी जनसंख्या है उस क्षेत्र की, अब जैसे पर्टिकुलर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व निकालना है,
तो वहां की जनसंख्या के अंदर उस क्षेत्र का भाग दीजिए कि कितना क्षेत्रफल है, तो वो 1 वर्ग किलोमीटर का जो है वो निकल के आ जाएगा। अब आप राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर यहां राजस्थान का जो एरिया है उस क्षेत्र का भाग दीजिए, तो वो 1 वर्ग किलोमीटर का आ जाएगा। उसी प्रकार से पर्टिकुलर हम किसी डिस्ट्रिक्ट का भी निकाल सकते हैं, और आंकड़े आते ही हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, किस में सबसे कम है, तो ये है। तो उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी इलाका टाइप है, तो जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा आपको उस राज्य में। पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तो मैदानी प्रदेश हैं पूरे, तो आपको यहां जनसंख्या घनत्व जो है औसतन ज्यादा मिलेगा। अब आप राजस्थान की बात कर लीजिए। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व आपको कम मिलेगा। जैसलमेर में आ जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरफ के जो क्षेत्र हैं, और एक तरफ आप पूर्वी राजस्थान की तरफ आओ, मैदानी प्रदेश की तरफ, जैसे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, या दौसा हो गया, ये आपको इधर का जो क्षेत्र है, ये बेल्ट, यहां जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। बाकी तो फिर थोड़ा वो सब जगह है ही। तो जहां नदियों का बहाव खूब होगा, जहां अच्छे समतल मैदान होंगे, वहां जनसंख्या भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पर्वतीय क्षेत्र है वहां कम रहेंगे। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहां की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। धान यहां की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, अतः उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होगी। तो सीधी सिंपल सी बातें हैं, जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं धान उगाया जाएगा। यहां उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। देखिए, नकदी फसलें क्या होती है, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करना होता है। उनको हम अपने लिए कोई यूज नहीं करते हैं कि मैं गन्ना मेरे खेत में उगा और रोज शाम को इसका जूस बना के पीऊंगा मैं, इसलिए गन्ना नहीं उगाया जाता है। गन्ने की फसल होगी, जूट की फसल है, ये ऐसी फसलें मेनली इनको व्यावसायिक रूप से यूज करने के लिए, इनको बेचने के लिए जो है इन फसलों को उगाया जाता है। बाकी जैसे अब ये फसलें वगैरह होती है तो इनको अनाज के लिए वैसे भी काम में ली जाती है, भोजन के लिए इनको बेचा भी जाता है। लेकिन ये गन्ना, जूट जैसी फसलें हैं तो ये तो पूरी तरह से एक तरह से नकदी फसलें हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बहुत शानदार शानदार चाय। देखिए, हकीकत ये कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय है वो ये पश्चिम बंगाल और आसाम के बागों में होती है, जिसकी रेट होती है 25,000 रुपये किलो, 30,000 रुपये किलो, 35,000 रुपये किलो, 40,000 रुपये किलो, 50,000 रुपये किलो। वो जो सबसे बेहतरीन जो चाय होती है वो तो निकल के चल जाती है विदेश में। अपने यहाँ फिर पीछे बसती है लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीते ही शरीर में जान आ जाए, नींद उड़ जाए, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। तो वो हकीकत में वो जो लाल घोड़ा, काला घोड़ा, ये जितनी भी जो चाय आती है ये 250-300 रुपये, ये हकीकत में हमारे पास में वो चाय बच के आती है जो एक तरह से मान लीजिए इसका वेस्ट मटेरियल है, हकीकत में वो होता है। असली चाय है वो तो बाहर चली जाती है। वो ऐसी चाय कहाँ है दुनिया में? क्योंकि आप जो भौगोलिक कोई चीज की टेस्ट, उसमें स्वाद और वो कितनी इजीली उग सकती है, ये डिपेंड करता है वहां की जलवायु पे। अभी असम और पश्चिम बंगाल की जो जलवायु है वो चाय के लिए सबसे बेहतरीन है। तो असली चाय वही है, और वो महंगी भी इतनी होती है तो वो तो बाहर चली जाती है, वो बाहर वाले लोग उसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, मतलब जैसे जो रेशम होता है उसका। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं।
ये ढाल जो होती है पहाड़ों की, इस प्रकार से उन ढाल पे इस तरह से फसलें उगाते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के जो हैं घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। मैंग्रोव वनस्पति किसको कहते हैं वैसे? डेल्टा तो आप समझ गए कि जो समुद्र की तरफ जब नदियां मिलने लगती है तो त्रिभुजाकार जो आकृतियां बनती है, वो आकृतियां जो है उनको ही हम कहते हैं डेल्टा। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? समुद्र के किनारे के दलदली भाग में जो वनस्पति उगती है उसी को हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ये मैंग्रोव वनस्पति का क्वेश्चन यूजीसी नेट का कभी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी भी होगा। तो मैं पहले नेट के बैच भी पढ़ाता था, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब तो आरपीएससी के अंदर ही ज्यादा बिजी हैं। यूजीसी नेट के अंदर जो वो फर्स्ट पेपर आता था सबके लिए कॉमन, तो वो पेपर मैंने भी नेट कई बार क्वालिफाई किया है, जीआरएफ किया है। मेरा नेट का पेपर बहुत शानदार रहता था, मेरा जो सब्जेक्ट के भी थे और फर्स्ट पेपर का भी। तो उसमें जो 10वीं यूनिट आती थी वो पर्यावरण से संबंधित होती थी, 1 यूनिट। तो उसके अंदर ये मैंग्रोव वनस्पति यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन होता था हमेशा। वो हमेशा ये आता था कि मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है। तो आप समझ गए क्या होता है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। वैसे अभी आपका जैसे कोई भी एग्जाम रीट वगैरह का आप दे लो, बाद में यूजीसी नेट के लिए भी आपको निश्चित रूप से देना चाहिए। और अब नेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। पहले तो हाथ से लिखना पड़ता था, मिनिमम नंबर का भी एक रहता था कि इस पेपर में मिनिमम नंबर आने चाहिए। तो अब हाथ से लिखने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको बस क्लिक करना है कि ये वाला ऑप्शन है। तो नेट का ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा, तो फिर चाहे आरपीएससी के कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी हो या भारत में बाकी किसी स्टेट के अंदर, आप इजीली वो एग्जाम भी दे पाते हैं। मैंने अलग स्टेट में कई इंटरव्यू दिए मैंने जो ये लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, बिहार का दिया हुआ है, यूपी का दिया हुआ है, एमपी का दिया हुआ है, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, बीपीएससी। और वहां जब अदर स्टेट से जो स्टूडेंट मिलते थे, जैसे वेस्ट बंगाल वाले, खास करके पश्चिम बंगाल वाले, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको मुझे वास्तव में देख के लगता था यार ये दिमाग तो यहाँ भरा पड़ा है। ये हकीकत में जैसे वेस्ट बंगाल के मिलते थे, यूपी के लड़के होते थे, बिहार के होते थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती बहुत होते हैं। जो होते हैं मेहनती वो बहुत मेहनती होते हैं, और जो गलत रास्तों पर जाते हैं तो वो भी फिर भयंकर ही जाते हैं। वो बीच वाली स्थिति नहीं है वहाँ की बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, बस जीवन कट रहे हैं। वो रास्ता कोई ना कोई चुनते हैं, या तो आईएएस वाला या इस तरफ का रास्ता चुनेंगे कि पीसीएस निकाल रहे हैं, और या फिर जैसे जैसे ये मजदूर भी बहुत ज़्यादा आते हैं उधर के, क्योंकि वो संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उधर बिहार यूपी में। लेकिन इंटेलिजेंसी वास्तव में बहुत ज़बरदस्त होती है, एक्सीलेंट। अब जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, उसके अंदर पढ़ाई का आप सिस्टम देख लीजिए। हमारे राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी फेल है। मैं बीएचयू के अंदर भी जाके आया हूँ, मैंने सारा सिस्टम देखा है वहाँ का। जब वो सिस्टम वहाँ बीएचयू के अंदर मैंने देखा कि किस तरह से पढ़ाई होती है और कितना पैसा खर्च किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर, गजब की है। तो इसीलिए वो इतने आगे रहते हैं वो। और मैं जहाँ भी बाहर गया हूँ, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की जो लिस्ट आई है वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, खास करके यूपी और वेस्ट बंगाल, इनके स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। एक तो संख्या भी ज़्यादा होती है, और प्लस वास्तव में इंटेलिजेंसी बहुत ज़बरदस्त होती है उनमें। किसी बात को बेहतरीन तरीके से वो रख सकते हैं। अभी जैसे मैंने जो एक तुलनात्मक अध्ययन देखा, अपने राजस्थान के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़े बोलने में जैसे ऐसे जो थोड़ी सी शंका या थोड़ी इस तरह मानते हैं ना कि थोड़ा बोलने में शर्म सी आती है, थोड़ा सा रहता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की तरफ ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है। पूर्वी राजस्थान के अंदर तो इधर तो नहीं है, स्टूडेंट बहुत इजीली अपनी बात को रख पाते हैं, जैसे भरतपुर, धौलपुर वाले जो क्षेत्र हैं। तो लेकिन यूपी, बिहार के जो लोग हैं उनको अपनी बात को अगर उनको
50% नॉलेज है तो वो 80% तक उस चीज की व्याख्या कर देंगे। किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका उनका बहुत एक्सीलेंट होता है, तो इंटरव्यू में भी उनको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो कई बहुत सी चीजें इफेक्ट पड़ती हैं। राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजों को हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर वो सिस्टम, जो बीएचयू में मैंने सिस्टम देखा था वैसा सिस्टम तो मुझे कहीं नहीं दिखा। तो ये धान की कृषि, असम के चाय के बागान, तो ये सब चीजें हैं। नॉलेज तो वास्तव में उन लोगों का देखने के लायक था, इतना एक्सीलेंट सुपर नॉलेज होता है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सींग वाला जो गेंडा है, तो ये सींग नहीं होता इसके, ये दरअसल इसकी नाक है, जिसको हम राइनो कहते हैं। नाक को राइनो नहीं कहते, ये जो एक सींग वाला गेंडा है इसको हम राइनो कहते हैं। तो इसकी जो नाक है, ये देखिए ऐसे, ये जो नाक ऊपर दिखती है यहाँ पे, अब ये इन्होंने गहरा सा बना रखा है इसमें, तो ये जो नाक है, इस नाक को ही हम एक सींग कहते हैं, एक सींग कहते हैं, क्योंकि सींग की तरह दिखता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो ये मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियां। कई बार प्रश्न आ जाता है कि रोहू, कतला और हिल्सा क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मछलियों की प्रजातियां हैं। अब कितना अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। ये मगरमच्छ हैं, ये गेंडा है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ये जो आप चीजें देख रहे हैं यूं इस प्रकार से, ये जो पट्टियां सी दिख रही है, ये होती है वेदिका कृषि। ये तो ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अब ये ढाल के बीच में ये, अगर ये पट्टियां ना हो, इस तरह से नहीं बनाई जाए, तो फिर तो सारा पानी नीचे आ जाएगा, फिर पानी ऊपर एक जगह स्थिर ही नहीं होगा। तो इस तरह से इनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, अलवण का मतलब हो गया जो मीठा जल आप पी सकते हो, एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अब देखो, सुसु की उपस्थिति से, सुसु कौन है? वो सुसु मत समझ लेना जो बच्चे सुसु करते हैं। ये जो डॉल्फिन है इसे कहा जाता है सुसु। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो जहां ये सुसु पाई जाएगी वहां पानी अच्छा ही होगा। अब यह है कि इसमें अभी कुछ बेसिक सी चीजें हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों और यहां स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग विकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। ये मेरा देखा हुआ है, जो हुगली नदी, ये सब देखी हुई है। कोलकाता पे जो बंदरगाह है,
मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। तो यह है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये तो प्रश्न पूछ रखे हैं, नमामि गंगे या स्वच्छ भारत कब शुरू हुआ, ये सब चीजें। इसके बाद में आता है कि पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, ताजमहल का मैं आपको अनुभव सुनाऊं। ताजमहल में देखने जब वहां आगरा गया था, तो व्हीकल जो चलाते हैं लोग, इतने गलत तरीके से व्हीकल चलाते हुए जितने मैंने आगरा में देखे, कौन किससे भिड़ रहा है, वो नीचे गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, ऑटो वाला बाइक वाले से भिड़ रहा है, फिर बैठ के फिर भाग रहा है। इतनी फास्ट स्पीड जो थी गाड़ी चलाने की सिटी के अंदर, और इतने गलत तरीके से जो व्हीकल चला रहे थे लोग, वो इतने गलत तरीके से चलाते हुए मुझे और किसी जगह पे नहीं दिखे जितने मुझे आगरा में दिखे। कितने एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुए वहां, लोग गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या छूट रहा है कुछ, या पता नहीं कोई भाग गया उनको छोड़ के। एक यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस वन प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये पर्यटन के लिए है। और कौन सी चीज कहाँ है बता रखा है, उत्तर प्रदेश बिहार में जैसे बौद्ध स्तूप खूब हैं। अब जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण स्थानों में यूपी बिहार ही था। वैसे अगर सब ज्यादा अगर इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी हो, या आसपास के जो क्षेत्र थे, असम में ये काजीरंगा अभ्यारण्य है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न करते हैं, टुकन क्या है, मैनियोक कहां का प्रमुख भोजन है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, देवदार और फर किसके प्रकार हैं, और बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है, टुकन क्या है। अब टुकन क्या है बताओ आप। तो टुकन क्या है, एक पक्षी है। इसके बाद में है, मैनियोक कहां का प्रमुख भोजन है। तो कहां का है, गंगा बेसिन का नहीं है, अफ्रीका तो आया नहीं, पूरे चैप्टर में अफ्रीका कहां था, तो बचा है अमेजन। सही उत्तर हो जाएगा अमेजन। और अपना जो यहां का कोई भोजन किसी स्थान का भारत में आएगा, तो ये मैनियोक मैनियोक जैसा नाम आएगा भी नहीं, अपने कोई देसी नाम ही आएगा। और तो मैनियोक हमने अमेजन पढ़ा था। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर। देवदार और फर किसके प्रकार हैं, तो ये शंकुधारी वृक्ष के। और बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो पर्वतों में नहीं मिलते, अमेजन में नहीं मिलते, डेल्टा क्षेत्रों में। डेल्टा क्षेत्र आपको मैंने बता दिया। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिल गई यहाँ पे, तो मिलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये जैसे कई भागों में इस तरह से कई, जैसे जो इस तरह से होता है ना, त्रिभुज टाइप जो होता है, तो उस तरह से यूं जैसे यूं कई वितरिकाओं में बन जाती है। तो ये जो चीज है इसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा होता है, और यही जो सुंदरवन का डेल्टा है, यही सुंदरवन, इसी के अंदर जो है वो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कुछ बॉलीवुड की मूवीज भी हैं जो कि सुंदरवन पे बनी हुई है। इसके बाद में आता है, इनको मिलान करो। सूती कपड़ा, मलोका, पिरान्या, रेशम कीट और काजीरंगा। एक तरफ है असम, वेदिकाकृषि, रेशम कीट पालन, ढालू छत, गंगा के मैदान, वाराणसी और मत्स्य। तो 3 2 5 और 3 2 5 और 2 7, इधर वालों में से 2 एक्स्ट्रा हैं और बाकी आपको मिलान करने हैं। तो आप मिलान कर लीजिए इसको। देखिए, सूती कपड़ा हम देखेंगे बाद में, पहले मलोका देखते हैं। मलोका क्या है, यह ढालू छत जो मकान बनाते हैं, आपको जो अमेजन बेसिन से संबंधित जो बताया था, तो जो मकान बनाते हैं लोग किस तरह से रहते हैं, तो वो जो ढालू छत वाले हैं उनको कहते हैं मलोका। ये हो गया। पिरान्या जो है ये बड़ी डेंजर मछली होती है, मांस खाने वाली, तो ये मत्स्य हो गई। रेशम कीट, तो रेशम कीट होता है रेशम कीट पालन से संबंधित। काजीरंगा का हो गया असम।
अब कौन से ऑप्शन बचे हैं? एक तो है वेदिका कृषि, ये कट हो गया, और गंगा के मैदान, ये कट हो गया। एक बचा है वाराणसी, और इधर है सूती कपड़ा। तो सूती कपड़े का क्या हो जाएगा? वाराणसी। तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये 7th क्लास की ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 6th क्लास की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की हो चुकी है। इसके बाद फिर 8th वाले भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। तो हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। वर्षा कम होती है, वनस्पति कम होती है, तापमान ज्यादा होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो रेगिस्तान किसको कहते हैं? एक ऐसा शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति हो। तो एक तो वनस्पति क्या है, आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेगी, बिखरी बिखरी। दूसरा, तापमान या तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है और या बहुत ही कम हो सकता है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा का रेगिस्तान, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो आप देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यहां जो है वो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जितना क्षेत्रफल है, तो उसका 1/4 स्थान पे जो है वो क्या हो गया? ये सहारा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य आता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। उत्थित माने जो ऊंचे उठे हुए पठार होते हैं। यह चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। तो सहारा मरुस्थल जो है वो केवल बालू यानी मिट्टी की विशाल परतें ही नहीं है, उसके साथ साथ बजरी के मैदान भी आपको मिलेंगे, और ऊंचे पठार टाइप जो हैं वो भी आपको चट्टानें इस तरह की देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये है ऊपर सहारा मरुस्थल। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो अब देखिए, सहारा मरुस्थल में से कौन सी रेखा निकलेगी? यही निकलेगी, मेनली कर्क रेखा है। जो ऊपर ये भूमध्य सागर आ गया, इधर अटलांटिक महासागर, और यहां ये लाल सागर, ये हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, और बीच में ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर। इनको जो जोड़ने वाली जो रेखा है, वो रेखा क्या, जो नहर, उसको कहते हैं स्वेज नहर। तो ये सहारा मरुस्थल है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहां नदियां और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहां के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया।
तो ये है। और तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। कभी ये हरा भरा हुआ करता था, और राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है तो उसके लिए भी ये है कि पहले ये स्थान बहुत हरा भरा था, उसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, और ये जो स्थान था पश्चिमी राजस्थान वाला, ये पूरा मरुस्थल के अंदर जो है वो समय के साथ में बदलता गया, वरना ये भी किसी समय के अंदर काफी हरा भरा स्थान हुआ करता था। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहां का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो सहारा का अल अजीजिया क्षेत्र में, त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इतना टेम्परेचर दर्ज किया था, सबसे ज्यादा तापमान। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश जो है वो बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। अब वो ताप इन पर जाएगा तो फैलेगा वो वापस ऊपर। रातें अत्यधिक ठंडी होती है और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु कहते हैं कि जिस तापमान पर जल जो है वो कि किस में बदल जाता है, बर्फ के अंदर। तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहां कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, मतलब हरे हरे द्वीप दिखते हैं जो खजूर के पेड़ों से। तो ये यहाँ की वनस्पति, आप जो मरुस्थलीय एरिया हो गया मिट्टी वाला, तो उसमें ज्यादातर यही मिलेंगे, खजूर के पेड़, कैक्टस, एकेशिया। और इसके बाद में जीव जंतु कौन से मिलेंगे, तो आप सोच के देखो। ऊंट, ये मिलेगा ही मिलेगा, अपने यहां भी मिलेगा आपको पश्चिमी राजस्थान में। लकड़बग्गा हो गया, शियार है, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, इनकी विभिन्न जातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों को तो यहां से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो नदियां बहती होगी यहां, कभी हरा भरा था तो मछलियों के कंकाल मिलेंगे ही। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग कौन कौन से? बेदुइन और तुआरेग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो धूल भरी आंधियां और गर्म वायु से बचने के लिए थोड़े हैवी टाइप वस्त्र पहनते हैं। और बाकी ये जैसे पशुओं के बालों का उपयोग क्या होता है? चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल। एक तरह से आप देखिए, जो हमारे यहाँ थार का जो मरुस्थल है, वहां का जनजीवन से आपको थोड़ा दिखेगा। अब आप भी पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखिए तो आपको बकरी, भेड़े, ऊंट, घोड़े ये नजर आएंगे। जो है इसमें पशुधन में दूध के लिए प्रयोग होता है। खाल से जैसे पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा, ये सब भी आपको पश्चिमी राजस्थान में दिखेगा, जो थार का मरुस्थल है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले। और पशुओं के बालों का उपयोग फिर ये चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए। अब जैसे हम सारा मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां के लोग जो एग्जाम की तैयारी करते होंगे, पढ़ते होंगे, वो यहां का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसके बारे में भी पढ़ते होंगे। सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहां जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहां चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण
सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम शामिल है। तो तेल तो है ही अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। आप जो ये संयुक्त अरब अमीरात है, दुबई, ये जो देखते हैं कि वहां उन लोगों के पास जो शेख वगैरह हैं उनके पास इतना पैसा कहां से है, सिर्फ इस तेल के कारण। पानी महंगा है वहां पे, तेल सस्ता है। तो ये होता है कि वो वस्तु वहां कितनी उपलब्ध है। और ये कई खनिज वगैरह हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तब वहां गर्त बन जाता है, और जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। गर्त का मतलब एक तरह से गड्ढा सा होता है। ये जब रेत उड़ जाती है तो वहां एक गहरा स्थान सा हो जाता है, तो जो भूमिगत जल होगा वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो वहां इस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? मोरक्को के अंदर है टेफिलालेट। तो ध्यान रखिएगा। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहां मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ले लिया जो ये है ट्रकों ने। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं। चलवासी जनजाति जो एक तरह से गुमंतु होते हैं, तो शहर के अंदर आज ये नौकरियां कर रहे हैं और तेल और गैसों के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये सहारा मरुस्थल के बारे में था। अब आता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिला है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। तो लद्दाख, तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखड्ड गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी है, जैसे गरेगी हिमानी। तो ये हिमानी मतलब एक तरह से जो बर्फ के पहाड़ हैं। तो ये क्या है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में जास्कर। अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु प्रमुख। नदियां जो है ये गहरी घाटियां और गोर्ज का महाखड्डा जो होता है उसका निर्माण करती है। और लद्दाख में अनेक हिमानियां है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो इतनी ऊंचाई होती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहां की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। और चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहां वर्षा भी बहुत कम होती है। तो ये देखिएगा। और ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है कि किसी भी स्थान के एक तरफ वर्षा अच्छी खासी होती है और दूसरी तरफ वो स्थान जो है बिल्कुल एक तरह से सूखा सा रहता है या नाम मात्र की वर्षा होती है, उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर है, ये है लद्दाख। तो इसमें ये स्थान है, इसमें देखिएगा ये है करगिल जो वार हुआ था भारत पाकिस्तान का। ये लद्दाख श्रेणी है, ये सियाचिन है और फिर ये गिलगित हो गया, इधर ये पाकिस्तान है। तो ये है इस प्रकार से।
यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक ही समय पर उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? एक तरफ उष्माघात और तुषार उपघात, मतलब एक तरह से तो मान लीजिए कि बहुत तेज गर्मी का जो एक तरह से अटैक होता है, जिसको हीट स्ट्रोक भी अपने कह सकते हैं, तो एक तरफ वो, और एक तरफ तुषार का मतलब यहाँ ठंड से है, तो एक तरफ गर्मी का स्ट्रोक और एक तरफ जो ठंड है उसका स्ट्रोक। तो व्यक्ति जो है इस तरह से इन चीज़ों से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि गर्मी भी एक साथ पड़ रही है और एक साथ आपके जो है वो बिल्कुल ठंड वाले क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार से कि बर्फीली हवाएं भी है और तेज जलाने वाला सूर्यताप भी है। तो ये चीजें। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो बेसिक सी कंसेप्ट है खापा चान, जिसका मतलब होता है हिम की भूमि, बर्फ की भूमि। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक उसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो ये प्राणी जो है कैसा है? विलुप्त प्राय सा है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। विलुप्त प्राय सा क्यों है? क्योंकि इसका शिकार होता है। क्यों होता है? यह शाहतूश नामक इसकी ऊन के लिए। तो ये ऊन है एक तरह से, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होती है। वनस्पति जात और प्राणी जात, यहां उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहां जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में शरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पलवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहां पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं जो बाहर से आते हैं और फिर चले जाते हैं बाद में। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। तो यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो वनस्पति विरली है, यानी आपको घने पेड़ ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, बिखरी बिखरी सी जैसे झाड़ियां टाइप सी वनस्पति मिलेगी, जैसे घास और छोटी झाड़ियां। और इसमें पॉपुलर और शरपत, तो इनके आपको वृक्ष देखे मिल सकते हैं देखने को। ग्रीष्म ऋतु में ये सेब, खुबानी या अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। पक्षियां हैं, यहाँ काफी पक्षी हैं। ये रोबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप, ये पशु हो गए कई। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत, विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। लोगों में क्या है? क्या आप लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं, या कि अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं? वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से, लामा युरु। तो ये जैसे ये मठ का एक चित्र दिया गया है, जिसका नाम है, कौन सा मठ है? थिक्से मठ। तो ये स्थान है, कई इनके कई फेमस मठ हैं यहाँ के, जैसे हेमिस का है, थिक्से का है, से है, लामायारू है। अब ये सब मठों के नाम हैं। तो जिस स्थान पे है उस स्थान के नाम से मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती है। पहाड़ी इलाकों में देखिए आपको लोग मेहनती ही मिलेंगे, क्योंकि एक तो पहाड़ होते हैं तो लोग उन पर, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, तो वैसे ही आदमी मेहनती हो जाता है। एक जो समतल मैदान में रहता है उस व्यक्ति से ज्यादा मेहनत पहाड़ पर रहने वाले को करनी पड़ती है।
तो वो मेहनती भी ज़्यादा होते हैं पहाड़ी लोग जो हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी भी है। राष्ट्रीय राजधानी जो राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो ये कुछ चीजें हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग दोनों से जुड़ी हुई है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से। दर्रा क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है, हमने पहले भी चर्चा की होगी कई बार। बहुत बेसिक चीज है। दर्रा क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, ये लुनगालाचा ला और टंगलग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा देते हैं। तो ये जैसे दिए है बारालाचा ला का, तो मनाली लेह राजमार्ग जो है ये 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग दर्रे का नाम तो काफी फेमस है। कई बार लोग घूमने जाते हैं तो क्या किस तरफ घूमने गए थे कि मनाली लेह की तरफ गए थे, तो हम जो है इधर भी गए थे रोहतांग की तरफ। बारालाचा ला हो गया, लुनगालाचा हो गया, टंगलग हो गया। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता में ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो जो चीज कम है तो उसका सदुपयोग करता है व्यक्ति, एक्स्ट्रा चीज होती है तो उसका दुरुपयोग करता है। अब किसी के पास सीमित पैसे हों तो उस पैसे का सदुपयोग करेगा। बहुत ज़्यादा पैसे किसी के पास हों तो ये चांस होते हैं कि वो, अधिकतर चांस यही है कि 90% व्यक्ति जो एक्स्ट्रा पैसा होगा तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे। 90% सीमित पैसा होता है तो व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है। तो ऐसे ही ये प्राकृतिक चीज़ें जो वहाँ कमी है, हर चीज़ चाहे जल हो चाहे ईंधन हो। अब ये कुछ क्वेश्चन है और इसके साथ ही आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। रेगिस्तान की विशेषता है। और लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो अब क्या होगा इसमें? तो सबसे पहला प्रश्न है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो आपको मैप याद आ गया होगा। यह सहारा जो है इस प्रकार से, तो सबसे ऊपर की तरफ वाला जो भाग था, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। ईसाई नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध और मुस्लिम। तो ये दोनों हो गए। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण और अल्प जल वाष्पन। तो क्या है रेगिस्तान की विशेषता? विरल वनस्पति, यानी वनस्पति बहुत कम मिलती है, बिखरी बिखरी मिलती है, ये हो जाएगा। अधिक वर्षण का मतलब होता है वर्षा अधिक होती हो। अल्प जल वाष्पन का मतलब है कि जल वाष्प जो है वो कम होता हो जल का, जबकि ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होगा वाष्पीकरण। तो ये दोनों गलत हैं लास्ट वाले, और ये विरल वनस्पति सही है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। क्या है ये? प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? तो ये हो जाएगा कपास, ये वाला। तो ये हो गए पांचों। इसके बाद में देखिए मरु उद्यान, बेदुइन, तेल, गेंगरी और लामायूरू। तो अब इधर लीबिया है, बौद्ध मठ है, हिमनद है, जल के साथ गर्त हैं,
ठंडा रेगिस्तान और सहारा। तो अब क्या होगा इसमें, तो मिलान करो इनको। देखिए मरु उद्यान का तो क्या हो जाएगा, जल के साथ गर्त, कि जब पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को बहा करके ले जाती है तो गर्त का निर्माण होता है, और फिर वहां से जो जमीन के अंदर पानी होता है भूजल, वो ऊपर आ जाता है सतह से, और फिर मरु उद्यान का निर्माण होता है। तो इसका तो ये हो गया। बेदुइन आपको क्या बताई थी, जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जातियां होती है, जो एक तरफ घुमंतु वाली घूमती है, तो किसकी तरफ, सहारा मरुस्थल, बेदुइन होगी सहारा। और तेल जो है वो, ये जो कंट्री है अफ्रीका वाले, ये लीबिया मिस्र इस तरफ जो है तेल पाया जाता है खूब, तो तेल का हो जाएगा लीबिया। और गैंगरी जो है ये एक जगह ऊपर लिखा हुआ था, एक जगह पॉइंट था ऊपर, दरअसल ये हिमनद है, ग्लेशियर। और लामायुरु क्या हो गया, तो ये एक बौद्ध मठ है। तो ये ठंडा रेगिस्तान का कुछ नहीं होगा। तो ये 5 से 5 मिलान हो गए। ये गैंगरी एक जगह ऊपर लिखा हुआ था साइड में, पॉइंट रह गया होगा बोलना, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जगह, अब मुझे याद नहीं, मैंने बोला था कि या बोला था, ये रहा गैंगरी हिमानी। तो लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, मतलब बर्फ का पहाड़ जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर, तो होगा ना गैंगरी हिमानी। तो ये 7th क्लास की जो जियोग्राफी है आपकी कंप्लीट हो गई, और बहुत अच्छा सा मटेरियल है इनमें। इन सब वीडियोस को बार बार देखिए, और आपके पास एनसीईआरटी की किताबें भी हो तो उसके अंदर भी जो मेन पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन आप कर लीजिए, तो आपका अच्छे से जो इनका मैटर है वो तैयार हो जाएगा। और हर चैप्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तो फैक्ट ही काम के हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी 8th क्लास, उसको आगे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।